अहम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली भारत सरकार ने वर्ष 2023 जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस बारे में डिक्लेयर किया है, उसको जोर शोर से सेलिब्रेट करने का, पीपल्स मूवमेंट बनाने का एक तरह का मनोदय बोल के दिखाया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और उससे रिलेटेड अलग अलग चीजें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इसरो से संबंधित कि अब श्रीहरिकोटा में अग्निकुल कॉस्मोस नाम का भारत का सबसे पहला प्राइवेट लॉन्च्ड, वहां पे जो है एक तरह का अग्निकुल कॉस्मोस के माध्यम से वहां पर सबसे पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड वहां पे बनने जा रहा है। तो हम अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में वहां पे चर्चा करेंगे। यूरोपियन यूनियन, ये जो इकोनॉमिक यूनियन है, तो इस यूरोपियन यूनियन का अब क्रोएशिया ये राष्ट्र पूरी तरीके से फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बन गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक नेशनल लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और उस एंगल से अलग अलग राज्यों के बीच में का जो बॉर्डर इशू होता है उससे संबंधित चर्चा, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार आने वाले दिनों में खर्च करने वाला है, इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जापान में एक महत्वपूर्ण निर्णय उनके सरकार ने लिया है कि अगर जापान की राजधानी, उनकी कैपिटल सिटी टोक्यो से अगर लोग टोक्यो छोड़ के जाते हैं जापानीज नागरिक, तो उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको जो है कुछ रकम, कुछ जो है अमाउंट दिए जाएगी। तो ये क्यों है, इसके बारे में भी हम सारी चर्चा करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मूलतः अगर हम भारत की रचना वहां पे देखें तो भारत का जो है बहुत सारा एग्रीकल्चर ये रेन डिपेंडेंट है, रेन फेड एग्रीकल्चर हम जिसे कहते हैं, या बहुत हद तक ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसके ऊपर भारत के बहुत सारे फार्मर्स डिपेंडेंट वहां पे होते हैं। सो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जिसे हम कहते हैं कोर्स सिरियल्स, मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो जाडं भरड धान्य, सो कोर्स सीरियल्स में किसका समावेश होता है? फॉर एग्जाम्पल जवार है, फॉर एग्जाम्पल बाजरा है, फॉर एग्जाम्पल रागी, नाचणी आपण ज्याला म्हणतो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ज्वार, बाजरा, रागी, इसके जैसे जो कोर्स सीरियल्स है, तो इन कोर्स सीरियल से संबंधित भारत सरकार ने एक पहल वहां पे ली है और भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कहा था कि एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन मिलेट्स को, इन कोर्स सीरियल्स को भी हाईलाइट किया जाए, इसके बारे में जो है अवेयरनेस वहां पे क्रिएट किया जाए। और इस तरह का विचार भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा था और भारत ने ये जो पहल की थी, इस पहल को वर्ष 2018 में फाओ, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटाली के रोम में है, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को माना था और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल के साथ अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा कर दी कि पूरे विश्व में वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी ये अलग अलग तरह के जो कोर्स सीरियल्स होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू किस तरीके से बेहतरीन है, किस तरीके से मिलेट्स से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज उससे संबंधित है, उससे संबंधित जो है मिलेट से संबंधित कैसे अलग अलग तरह के फाइटोकेमिकल्स, या मान लो उनके माध्यम से किस तरीके से अलग अलग थेरेप्यूटिक वैल्यू भी इन मिलेट्स में जो अलग अलग गुणधर्म है या जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें है, इनके बारे में भी जो है अवेयरनेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल के डिक्लेयर किया है। तो सर्टेनली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह पता चाहिए कि भारत का ये जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया गया और अब वर्ष 2023 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल के डिक्लेयर किया है। अगर पूरे विश्व की हम बात करेंगे
तो विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों में की जनता के लिए ये कोर्स सीरियल्स, ये मिलेट्स एक तरह का स्टेपल सीरियल क्रॉप होता है, यानी उनके खाने में ज्यादा से ज्यादा समावेश इस तरह की जो कोर्स सीरियल्स है, इस तरह के जो मिलेट्स है उनका होता है। ज्वार है, बाजरा है, कॉर्न है, मक्का है, ये सारी जो है कोर्स सीरियल्स की कैटेगरी में वहां पे आते हैं। और अगर हम विश्व की बात करेंगे तो अफ्रीका खंड हो या मान लो आशिया के बहुत सारे राष्ट्र हो, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी जहां पर पानी की कमतरता है लेकिन फिर भी वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है, तो इस पानी की कमतरता वाले एग्रीकल्चरल एरियाज में बहुत बड़े पैमाने पर इन मिलेट्स का उत्पादन होता है। और ये मिलेट्स यानी बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके का खाद्य पदार्थ, एक तरीके के लिए जो है जीने के लिए, फूड सिक्योरिटी देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिलेट्स के यानी इन कोर्स सीरियल्स के बहुत सारे अलग अलग गुणधर्म है। ये बहुत बड़े पैमाने पर न्यूट्रिशियस माना जाता है। इसके माध्यम से विश्व के बहुत सारे गरीब जो किसान हैं, जो इन कोर्स सीरियल्स का उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, उनके खेत में जो है उत्पादन करते हैं, तो उनको एक तरीके से इसके माध्यम से उदर निर्वाह का, सब्सिस्टेंस का, इनकम कमाने का जो है साधन इसके माध्यम से वहां पे प्राप्त होता है। सो न्यूट्रिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिलेट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा करता है। यानी फूड की रिक्वायरमेंट, फीड की रिक्वायरमेंट, फॉडर की रिक्वायरमेंट, यानी जानवरों के लिए जो है जो खाद्य वहां पे देना है, या मान लो मनुष्य प्राणी के लिए भी हमें जीने के लिए जो खाद्यान्न वहां पे लगना है, या इन मिलेट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के जैविक ईंधन, बायोफ्यूल्स, उसका उत्पादन किया जा सकता है। या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन मिलेट्स का इस्तेमाल करके ही ब्रूइंग करके अलग अलग तरह के मद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के अल्कोहल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसका भी निर्माण किया जाता है। यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल हस्बेंड्री, जो अलग अलग तरह के जानवर हैं, उन जानवरों का रियरिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिलेट्स का उत्पादन, कोर्स सीरियल्स का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर इन मिलेट्स की हम बात करें तो दे आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू व्हीट एंड राइस। हम में से बहुत सारे लोग या विश्व में बहुत ज्यादा पैमाने पर आइदर गेहूं या जो राइस है उसका इस्तेमाल एक तरीके से स्टेपल क्रॉप बोल के वहां पे किया जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इन कोर्स सीरियल्स में, इस बाजरा में, इस ज्वार में, एज कंपेयर टू गेहूं, एज कंपेयर टू राइस, ज्यादा जो है न्यूट्रिशनल तत्व है, उसमें जो है ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है, और बैलेंस्ड तरीके से अमाइनो एसिड्स इन कोर्स सीरियल्स में हमें वहां पे पाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इन मिलेट्स में, इन कोर्स सीरियल्स में अलग अलग तरह के इस तरह के फाइटो केमिकल्स होते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, केमिकल्स मीन्स केमिकल्स, यानी इन कोर्स सीरियल्स में ऐसे कुछ केमिकल तत्व होते हैं जिनका एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेटिव वैल्यू है। यानी शरीर में अगर कोई अलग अलग तरह की बीमारी है, या मान लो इन्फेक्शन है, या मान लो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको भी क्योर करने में ये डाइटरी कंपोनेंट महत्वपूर्ण वहां पे साबित होता है। इतना ही नहीं, तो जो कैंसर को अवॉइड करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं या एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज लगते हैं, वो भी इस ज्वार में, बाजरा में, इस तरह के कोर्स सीरियल्स में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होते हैं। यानी न्यूट्रिशनली ये कोर्स सीरियल्स बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको अगर हमें उत्पादन करना है, खेत में उत्पादन करना है, तो कम पानी में ही आता है। कितना भी टेम्परेचर ज्यादा वहां पे हो, इन द सेंस दे आर क्लाइमेट रेजिलियंट, ज्यादा टेम्परेचर में भी आएगा, कम पानी में भी जो है ये वहां पे आएगा। और उसके सिवा ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स, गुड क्वालिटी फैट्स, इनके माध्यम से भी जो है, यानी इन कोर्स सीरियल्स में ये भी चीजें बैलेंस्ड मैनर में हमें वहां पे मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर न्यूट्रिशनली हम देखेंगे तो इन जो अलग अलग तरह के कोर्स सीरियल्स होते हैं, इनमें महत्वपूर्ण इस तरह के खनिज मूल द्रव्य, मिनरल्स बड़े पैमाने पर होते हैं। कैल्शियम की मात्रा रागी में, बाजरा में बड़े पैमाने पर होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, इस तरह के मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए माइक्रो क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है, ये भी जो है वहां पर इन
कोर्स सीरियल्स का अगर हम सेवन करें, हमारे खाने में अगर ये रेगुलर रहे तो बड़े पैमाने में ये हमें वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये भी जो है इन कोर्स सीरियल्स में उपलब्ध वहां पे होता है। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशियस वैल्यू, अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग तरह के मिनरल्स इन कोर्स सीरियल्स में बड़े पैमाने पर होते हैं। प्लस जैसे हमने कहा कि ये क्लाइमेट रेजिलियंट है, इसका मतलब कम से कम पानी में आएगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो भी जो है ये सस्टेन करेगा और इसका उत्पादन हम वहां पे ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसका उत्पादन लेने के लिए कम से कम पानी लगता है, किसी भी क्लाइमेट में वहां पे ये आता है, इन द सेंस ज्यादा टेम्परेचर में भी ये आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये उसका उत्पादन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अगर हमें राइस का उत्पादन लेना है, अगर हमें गेहूं का उत्पादन लेना है तो बहुत ज्यादा पैमाने पर पानी लगेगा, बहुत ज्यादा पैमाने पर हमें वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मिलेट्स या कोर्स सीरियल्स का उत्पादन करने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन इस तरीके से कोर्स सीरियल्स का उत्पादन माना जाता है। यानी कोर्स सीरियल्स के उत्पादन के माध्यम से एनवायरमेंट की हानि नहीं, कोर्स सीरियल्स के उत्पादन के माध्यम से बहुत सारे फार्मर्स, विश्व में जो है बहुत सारे फार्मर्स को एक तरीके से इनकम जनरेट करने की, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है। और ये अगर हम कोर्स सीरियल्स की बात करें तो न्यूट्रिशनली इनमें बहुत ही बेहतरीन इस तरह की खूबियां हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स, उसके साथ ही अच्छे पैमाने पर प्रोटीन्स इन कोर्स सीरियल्स में हमें मिल जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए वर्ष 2018 में भारत ने इन कोर्स सीरियल्स को न्यूट्री सीरियल्स बोलकर जो है एक तरीके से रीब्रांडिंग किया। यानी इसको जो है जस्ट कोर्स सीरियल्स मिलियट्स बोल के छोड़ना नहीं, तो दीज आर दी काइंड ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, इन अ सेंस दे आर न्यूट्रिशियस सीरियल्स, इस तरीके से उनका नामकरण वहां पे किया। और वर्ष 2018 में ही भारत ने हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 2018 का वर्ष नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट वहां पे किया था। तो ये सारी चीजें जो है हमें वहां पे ध्यान में रखनी होगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, किस तरीके से ये मिलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा करते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन के वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोफ्यूल्स का निर्माण करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण दे आर क्लाइमेट रेजिलियंट एज वेल एज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये सारे एंगल्स आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो इससे संबंधित कोई एमसीक्यू, कोई क्वेश्चन पूछने जाने की जो है वहां पर बहुत ज्यादा संभावना वहां पे बनती है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग, ईयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब दूसरी चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर से। और हमें पता है पिछले कुछ दशकों में भारत ने स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रगति वहां पे की है। कुछ ही दिन पहले हमने वहां पे चर्चा की थी, विक्रम एस नाम का सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट जो है भारत ने वहां पे डेवलप किया था। यानी अब स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप द्वारा भी जो है अलग अलग तरह के रॉकेट्स का निर्माण हो रहा है। और भारत का सबसे पहला इस तरीके से बना हुआ प्राइवेट रॉकेट वाज विक्रम एस। अब इस कड़ी में जो है और आगे की चीज वहां पे हुई है कि भारत में सबसे पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड, उसका भी निर्माण किया गया। हमें जैसे पता है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो इस श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में भारत का सबसे पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड अब एस्टेब्लिश वहां पे हुआ है, और उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। एक स्टार्टअप था, तो इस अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्टार्टअप ने भारत का सबसे पहला लॉन्च पैड, जहां से जो है रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है, प्लस उनका खुद का मिशन कंट्रोल सेंटर, ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में एस्टेब्लिश किया है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एज फार एज इंडिया स्पेस सेक्टर इज कंसर्न। अब इस अग्निकुल कॉस्मोस की या इस प्राइवेट सेक्टर द्वारा एस्टेब्लिश किए गए सबसे पहले प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड की खासियत क्या है? यहां से जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे ये अलग अलग तरह के
लिक्विड स्टेज कंट्रोल्ड लॉन्चेस जो है, हमें पता है कि इन रॉकेट्स में, इन सैटेलाइट्स में अलग अलग तरह का ईंधन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम लिक्विड प्रोपेलेंट अगर उसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो ये रॉकेट्स जो है ज्यादा दूरी तक वहां पे जाएंगे, और अपने अपने उसके जो है एडवांटेजेस है, वजन में वहां पे कम होते हैं, ज्यादा देर तक वो दूरी वहां पर जो है हासिल कर सकेंगे, थ्रस्ट जो है वो ज्यादा वहां पे उनको मिलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लिक्विड प्रोपेलेंट को इस्तेमाल करते हुए लिक्विड स्टेज कंट्रोल्ड इस तरह के जो है सैटेलाइट व्हीकल्स या मान लो इस तरह के रॉकेट्स, इनका जो है निर्माण किया जा रहा है। और ये भारत का सबसे पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड जो है अग्निकल कॉस्मोस जो है, ये इस तरह के लिक्विड स्टेज कंट्रोल्ड लॉन्चेस को सपोर्ट कर पाएगा, उनको एकोमोडेट कर पाएगा। इसके साथ ही अलग अलग तरह के इसरो के जो सेफ्टी से रिलेटेड भी अलग अलग पैरामीटर्स है लॉन्च के दौरान, उसको भी जो है मॉनिटर करने में ये मिशन कंट्रोल सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ये सारी चीजें जो है अग्निकुल कॉस्मोस से संबंधित आपको पता होना जरूरी है। जैसे हमने देखा विक्रम एस, ये सबसे पहला प्राइवेट सैटेलाइट बोलो या रॉकेट था, उस तरीके से अग्निकुल कॉस्मोस ये भारत का सबसे पहला प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड है। तो ये नाम आपको पता होना जरूरी है। दूसरी चीज स्पेस सेक्टर से संबंधित, रिसेंटली भारत ने अग्निबाण नाम का 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया स्पेस सेक्टर में। तो अग्निबाण जो था, यहाँ पर 100 किलो का जो है वहां पे पेलोड लगाया गया, और हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द लो अर्थ ऑर्बिट में जो है अराउंड 700 किलोमीटर पर उस एक तरीके से कक्षा में ऑर्बिट में ये जो है वहां पे भेजा गया। अब अग्निबाण रॉकेट जो भेजा गया था वो अग्निलेट इंजन का इस्तेमाल करके भेजा गया, यानी अग्निलेट इंजन ने जो है उसको थ्रस्ट दिया, तब जाके जो है ये 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल अग्निबाण जो है लो अर्थ ऑर्बिट में वहां पे पहुंचा। अब इसमें खासियत यह है कि अग्निबाण भेजने के लिए जो अग्निलेट इंजन हमने इस्तेमाल किया था, ये अग्निलेट इंजन भारत का नहीं, एशिया का नहीं, तो विश्व का सबसे पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन माना जाता है। आपको पूछा जाएगा विच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, सो द आंसर इज अग्निलेट इंजन। और इस अग्निलेट इंजन का इस्तेमाल करके हमने रिसेंटली अग्निबाण नाम का 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल भेज भी दिया, और लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द वहां पे ऑर्बिट कर रहा है, वहां पे घूम रहा है। सो बेसिकली ये अग्निलेट इंजन सेमी क्रायोजेनिक इंजन था जो लिक्विड केरोसिन और सुपर कूल्ड, इसकी वजह से ही शब्द है क्रायोजेनिक, सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए एक ईंधन बोलकर वहां पे वो काम करता है। सो अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निबाण, अग्निलेट इंजन, ये शब्द और उनका महत्व क्या है ये आपको पता होना जरूरी है, राइट। तो स्पेस सेक्टर से संबंधित ये बात हमने की। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसके हमने चर्चा की। अब अगला जो पार्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अगेन अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी से संबंधित, एंड दैट इज रिलेटेड विद क्रोएशिया। हमें जैसे पता है कि क्रोएशिया यूरोप का एक राष्ट्र है, और अब क्रोएशिया पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो गया है यूरोपियन यूनियन में। हमें पता है यूरोपियन यूनियन 27 राष्ट्रों का एक ग्रुप है, और वहां पर जो है सेम करेंसी है, वहां पर जो है एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज कराने के लिए इस तरह का इकोनॉमिक यूनियन का कंसेप्ट वहां पर आया है, एंड दिस इज व्हाट यूरोपियन यूनियन इज। तो अब क्रोएशिया जो है इस यूरोपियन यूनियन का फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बन गया है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वर्ष 2013 में ही क्रोएशिया इस यूरोपियन यूनियन का मेंबर वहां पे बना था, लेकिन जो अलग अलग फॉर्मेलिटीज है पूरी तरीके से वो जो है ईयू में समाविष्ट वहां पे नहीं हुआ था। यूरो करेंसी जो है यूरोपियन यूनियन की, वो पूरी तरीके से क्रोएशिया ने उसको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड देयर वर सर्टेन फॉर्मेलिटीज व्हिच वर रिमेनिंग। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, और अब क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बन गया है। इट हैज बिकम 27th नेशन टू ज्वाइन दिस यूरोपियन यूनियन, और इसके माध्यम से अब क्रोएशिया के नागरिकों को इस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में अगर जाना है तो उनको पासपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है इन यूरोपियन यूनियन में घूमने के लिए एक ही पासपोर्ट वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं शेंजन वीजा।
सो शेंजन वीजा के माध्यम से अब क्रोएशिया के नागरिक यूरोपियन यूनियन का पूरी तरीके से हिस्सा बनने की वजह से यूरोप में कहीं पे भी वहां पे घूम सकेंगे विदाउट एनी पासपोर्ट। हमें यह भी पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो घटना थी दैट वाज ब्रेक्जिट, यानी ब्रिटेन जो है इस यूरोपियन यूनियन से निकल गया, उसे हम कहते हैं ब्रेक्जिट। उसी तरीके से अभी बात चल रही है कि जो ग्रीस है, ये ग्रीस कंट्री भी यूरोपियन यूनियन से निकालना चाहता है, और अगर ग्रीस ये यूरोपियन यूनियन से निकल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ग्रेक्जिट, दैट इज ग्रीस एग्जिट। सो ब्रेक्जिट, ग्रेक्जिट, क्रोएशिया ये 27वां राष्ट्र बन गया, फुल्ली इंटीग्रेटेड बन गया यूरोपियन यूनियन से। इन चीजों को जो है आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट इशू, इंपॉर्टेंट इशू जो चर्चा में है राष्ट्रीय स्तर पर और महाराष्ट्र से भी रिलेटेड, दैट इज महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट। अब ये एग्जैक्टली बेसिक डिस्प्यूट क्या है उसको हम समझेंगे। अगेन हमें इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें बाकी चीजों को नहीं समझना है, सिर्फ भारतीय राज्य घटना के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू क्या है इसको हमें समझना जरूरी है। अगर महाराष्ट्र और कर्नाटका का लैंड बॉर्डर से रिलेटेड इशू हम देखेंगे तो भारत में का, स्वातंत्रोत्तर भारत में का एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंडिंग इस तरह का ये लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट वहां पे माना जाता है। बेसिकली क्या हुआ हमें पता है, 1947 में भारत देश स्वतंत्र हो गया, और भारत देश स्वतंत्र होने के बाद अलग अलग जो है लोगों की वहां पे डिमांड आने लगी कि हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा के आधार पर राज्यों की निर्मित हो। और हमें पता है कि आंध्र प्रदेश की निर्मित ये इसी तरीके से वहां पे हुई थी, और ये अलग अलग लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए 1953 में भारत सरकार ने सबसे पहला फजल अली इनके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया था, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1956 में अपना रिपोर्ट वहां पे सबमिट किया था, और इस रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त अलग अलग राज्यों की निर्मित हुई थी। अब 1956 की अगर हम बात करें तो वहां पर मुंबई ये एक राज्य था, महाराष्ट्र नाम का राज्य नहीं था, 1956 की हम बात कर रहे हैं। और उसी तरीके से मैसूर ये भी एक राज्य था। सो मुंबई राज्य था और मैसूर राज्य था। बाय द वे मुंबई प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस में जो है पूरा महाराष्ट्र उसका भी समावेश होता था, और मैसूर में जो है कर्नाटका है, कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है उसका भी वहां पे, और कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा है उसका भी वहां पे समावेश वहां पे होता था। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता है कि 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र राज्य की वहां पे स्थापना हो गई, और महाराष्ट्र में जो है मूलतः जो एक आधार था कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है उन 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 अलग अलग एरियाज को महाराष्ट्र में जो है वहां पे समाविष्ट किया गया। तब से जो है महाराष्ट्र की वहां पे डिमांड रही है कि अलग अलग तरह के जो कर्नाटका से, तब तक तो जो है कर्नाटका था भी नहीं, मैसूर था, तो कर्नाटका का सटीक जो इलाका है, जैसे फॉर एग्जांपल बेलगावी, उसके साथ ही निपानी, कारवार। अब ये अभी जो है एज ऑन डेट बेलगावी हो और उससे रिलेटेड विलेजेस हो, निपानी हो और उसके आसपास के विलेजेस हो, कारवार हो और उससे रिलेटेड आसपास की विलेजेस हो, ये सारे जो है फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा जो है कर्नाटका का हिस्सा, क्योंकि मैसूर बाद में जो है मैसूर का विभाजन हुआ और मैसूर में से कर्नाटका बना, तो इस कर्नाटका में जो है बेलगावी, कारवार, निपानी ये सारा जो है एरिया वहां पे चला गया। लेकिन महाराष्ट्र की डिमांड थी कि यहाँ के जो एरियाज है इन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग मराठी भाषा बोलते हैं। इतना ही नहीं, ये महाराष्ट्र के कंटिग्यूअस एरियाज में है, यानी कंटिन्यूटी में है, तो इसकी वजह से ये महाराष्ट्र का वहां पे जो है हिस्सा होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये बात नहीं मानी थी, और अल्टीमेटली ये कर्नाटका का हिस्सा वहां पे बन गई। तो महाराष्ट्र जो है अपनी डिमांड वहां पे रखता रहा कि ये सारे जो है हमारे ये बेलगांव, निपानी, कारवार और उसके आसपास के जो जो विलेजेस है वो महाराष्ट्र का हिस्सा वहां पे बनना चाहिए। अब ये सारा वाद विवाद था, उसको ध्यान में रखते हुए जो है केंद्र सरकार ने एक कमीशन की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं महाजन कमीशन। तो महाजन कमीशन ने क्या किया, महाराष्ट्र और कर्नाटका का ये जो वाद विवाद है उसकी वहां पर जो है स्टडी की,
और महाजन कमीशन ने कहा कि यस, ये बेलगावी, निपानी, कारवार ये ऑलरेडी जो है, जो फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक तरीके से पहले मैसूर का हिस्सा था, अब कर्नाटका बन गए हैं, तो वो कर्नाटका के साथ में ही वहां पे रहना चाहिए। अब महाराष्ट्र सरकार को तो ये मान्य नहीं था, तो इस आधार पर महाराष्ट्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में वहां पे गई और 2004 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सारा मामला चल रहा है। अब रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल घटना की वजह से कर्नाटका भी जो है इन एरियाज के ऊपर अपना हक वहां पे जता रहा है और महाराष्ट्र भी जो है वहां पे हक जता रहा है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्रेसिव स्टांस दोनों राज्य ने लेने की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में हमने इस मुद्दे से संबंधित एक तरीके से एग्रेसिव स्टांस लेने की वजह से एक तरीके से कन्फ्रंटेशन, एक तरीके से अलग अलग आंदोलन होते हुए हमने देखे। अब ये बैकग्राउंड समझने के बाद में हमें ये समझना होगा कि ये सारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट तो इसको है। तो महाराष्ट्र क्यों कह रहा है कि ये सारे जो विलेजेस है ऑलमोस्ट 200 200 प्लस 200 247 के आसपास ये सारे जो विलेजेस है, ये सारे 247 विलेजेस जो महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे है, ये सारे महाराष्ट्र में होने चाहिए। तो महाराष्ट्र क्यों कह रहा है ऐसा? इसलिए कह रहा है बिकॉज इट वॉन्ट्स द रीएडजस्टमेंट ऑफ बॉर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कंटिग्यूटी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज रिलेटिव लिंग्विस्टिक मेजोरिटी, यानी अभी भी इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, नाम के लिए वो कर्नाटका में है लेकिन वहां पर बहुतांश जनता मराठी भाषा जो है वहां पे बोलती है, और वहां की बहुतांश जनता की जो डिमांड है, दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो भाषा के आधार पर, वहां के जनता के इच्छा के आधार पर, एंड जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी, इस आधार पर ये महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहिए। इस तरह की बात महाराष्ट्र ने वहां पे रखी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है जोर तौर से महाराष्ट्र सरकार ये मुद्दा वहां पे रख रहा है, स्पेशली बेलगावी और उसके आसपास से रिलेटेड। कारवार जो है, जो नॉर्थ कर्नाटका का हिस्सा है और एक तरीके से कोस्टल एरिया में आता है, कर्नाटका में है, तो कारवार में बहुतांश लोग कोंकणी भाषा का वहां पे जो है इस्तेमाल करते हैं, कोंकणी। सो अगेन कोंकणी जो है बेसिकली इट इज द डायलेक्ट ऑफ मराठी, यानी मराठीचीच बहीण आहे असं जर म्हटलं तर त्याला ते चुकीचं ठरू नये। सो उस आधार पर भी जो है कोंकणी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, बेलगावी में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये बेलगावी हो, कारवार हो, निपानी हो, ये एरिया, ये विलेज, इसके आसपास के विलेजेस और ये जिले जो है महाराष्ट्र में समाविष्ट हो जाए, इस तरीके से वहां पर महाराष्ट्र की डिमांड है। और इतनी ही नहीं, जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो वहां पे जो है रादर देन अ डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट वहां पे कंसिडर करने के बजाय एक एक विलेज जो है, दैट विलेज शुड बी कंसिडर्ड एज यूनिट फॉर कैलकुलेशन एंड इन्यूमरेटेड द लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन। यानी हर एक विलेज में आप कैलकुलेट करो कि मराठी बोलने वाले कितने हैं और कन्नड़ा बोलने वाले कितने हैं, और उस आधार पर वो विलेज महाराष्ट्र में जाना चाहिए क्या कर्नाटका में रहना चाहिए, इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। इस तरह का पॉइंट हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में वहां पे रखा है। दूसरे एंगल से अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका कहता है कि भैया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में जो फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट फाइनल है। उसके अनुसार मैसूर में इन सारे जो विलेजेस का जो है वो समावेश हुआ था, मैसूर में से ही भविष्य में कर्नाटका की निर्मित हुई। इसकी वजह से मैसूर का जो पार्ट था वो पार्ट, यानी ये बेलगावी, कारवार, निपानी, ये जो है सारा का सारा कर्नाटका का होना चाहिए, जो अभी भी कर्नाटका का है। महाजन कमीशन ने भी उसको कर्नाटका में ही रखने के लिए कहा है। इस तरीके से कर्नाटका कहता है कि अब फिर से ये मुद्दा निकालने की जरूरत नहीं, ये कर्नाटका में है तो कर्नाटका में ही इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन दोनों, कर्नाटका अपनी अपनी भूमिका रख रहा है, महाराष्ट्र अपनी अपनी भूमिका रख रहा है, और इसमें वाद विवाद है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है। इसकी वजह से ही अब इसको सुलझाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस तरीके के जो दो राज्यों में लैंड बॉर्डर से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट्स है तो भारतीय राज्य घटना के अनुसार किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है? पहला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, दैट इज थ्रू द वे ऑफ डिस्कशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब कर्नाटका और महाराष्ट्र इन्होंने जो है इकट्ठा बैठना चाहिए। अब वो इकट्ठा नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के अपने अपने स्टांस है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, और अभी गृह मंत्रालय के जो मंत्री है अमित शाह, इन्होंने कर्नाटका के 3 मंत्री और महाराष्ट्र के 3 मंत्री, इनका जो है ऐसे 6 मंत्री का जो है एक गुट बनाया है। ये आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे और म्यूचुअल डिस्कशन के माध्यम से अगर
कुछ एग्रीमेंट पे वो पहुंचते हैं, अगर कुछ चीज वो मानते हैं और उस आधार पर महाराष्ट्र और कर्नाटका की बॉर्डर का इशू सॉल्व होता है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, म्यूचुअली एग्रीड हो जाएगा। और ये म्यूचुअली एग्रीड होने के बाद इसके बाद भारत सरकार पार्लियामेंट में इससे संबंधित एक कानून बनाएगा। म्यूचुअली एग्रीड बात है, वहां पे जो है भारत सरकार वहां पे पार्लियामेंट में एक कानून बनाएगा और उस कानून के अनुसार महाराष्ट्र में कौन से विलेजेस हो और कर्नाटका में कौन से विलेज हो, इस तरह का उस कानून में मेंशन होगा और नोटिफिकेशन आने के बाद ये इशू क्लोज हो जाएगा। सो पहला इशू क्या है या पहला तरीका क्या है कि केंद्र सरकार या मान लो भारतीय संसद इससे संबंधित कानून बनाए, लेकिन कानून बनाने से पहले दोनों राज्यों के बीच में उस तरह की सहमति, उस तरह का डिस्कशन, उस तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है और इसके लिए पहल की जा रही है। बट देर इज वेरी लेस लाइकली कि इस माध्यम से जो है ये मामला वहां पर रिजॉल्व हो। ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा तब जाके दूसरा जो मुद्दा है दैट इज थ्रू जुडिशियल रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हमें पता है कि भारतीय राज्य घटना के अनुसार आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य या मान लो राज्य और राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य, इसके बीच में अगर कोई वाद विवाद है, वो लैंड बॉर्डर से संबंधित भी हो सकता है, अगर वो वाद विवाद है तो उस वाद विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट वहां पे दे सकता है। हम बोलते हैं उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित कुछ निर्णय वहां पे दे सकता है। जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट जो है इससे संबंधित कुछ निर्णय देगा क्या, ये भी देखना जो है हमारे लिए जरूरी है। सो आर्टिकल 131 ये एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा जो ऑप्शन है भारतीय राज्य घटना में देयर इज आर्टिकल 263 विच स्पीक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। यानी भारतीय राज्य घटना के आर्टिकल 263 के अनुसार ऐसा कहा गया कि अगर भारत के राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं तो भारत के राष्ट्रपति महोदय इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद की जो है स्थापना कर सकते हैं और इस अंतर राज्य परिषद में राज्य राज्य के बीच में जो वाद विवाद है उनका छुटकारा करने के लिए या उनका रिजोल्यूशन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सो इस आधार पर ऑलरेडी 1990 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल की वहां पे स्थापना हुई है। सो आइदर इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से ये जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका इससे संबंधित बॉर्डर का मामला जो है वो निपटाया जा सकता है। सो यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एग्जैक्टली इशू क्या है। पॉइंट नंबर 1, क्यों जो है वो एरिया कर्नाटका में गया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने उस तरीके से कहा था। महाजन कमीशन क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई कितना भी भाषण करे, कोई कुछ भी कहे, ग्राउंड लेवल पर इस इशू को अगर रिजॉल्व करना है तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो जैसे हमने कहा इंटर स्टेट काउंसिल का ऑप्शन अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है या पार्लियामेंट ने, संसद ने उसके ऊपर कानून बनाना, इस तरह का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर रिसेंटली जो है महाराष्ट्र के विधिमंडल ने एक इस तरह का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो महाराष्ट्र में ही वहां पे होना चाहिए। यस, कर्नाटका ने भी उस तरीके से किया है, महाराष्ट्र ने भी किया है कि उस तरह का रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है, उस विधिमंडल से जो है उस तरह का एक तरीके से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। बट लीगली अगर देखें तो इसका कोई मायना नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये इशू सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के जो है जुरिस्डिक्शन वाला नहीं है, यहाँ पे मामला कर्नाटका सरकार के भी जुरिस्डिक्शन वाला आता है, यानी राज्य राज्य संबंध के बारे में आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार ही कानून के माध्यम से जो है कुछ बदलाव वहां पे कर सकता है। सो दिस इज व्हाट महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूट, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सो मैंने जो है चर्चा में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात की, अग्निकुल कॉस्मोस की बात की, क्रोएशिया जो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बना उसकी बात की और महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूट की बात की। अब अगला जो एक महत्वपूर्ण इशू है दैट इज रिलेटेड विद नेशनल हाइड्रोजन मिशन। हमें पता है कि पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, पूरे विश्व में इस तरह की बात हो रही है कि अगर हमें विकास करना है, हमें अलग अलग तरह के जो
एनर्जी रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करना है, तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस का हम इस्तेमाल करें जिसकी वजह से एनवायरमेंट की कम से कम हानि हो। यूज ऑफ रिसोर्सेस इन सच ए मैनर कि हमारा विकास वहां पे हो, लेकिन भविष्य से संबंधित भी, यानी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर ऑफ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, इस तरीके से जो है हमारा रिसोर्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए हाइड्रोजन एनर्जी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन हमारे सामने उपलब्ध है, और उसको ही देखते हुए, भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत सरकार आने वाले समय में 19,744 करोड़ रुपया खर्च करने वाला है। और ये पैसा खर्च करके भारत सरकार क्या हासिल करना चाहता है? हम भारत को इस हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जो है भारत को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, और इस माध्यम से हम हाइड्रोजन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा उसका जो है उत्पादन करें, और इस हाइड्रोजन एनर्जी को जो है हम दूसरे राष्ट्रों को भी एक्सपोर्ट कर सके, दूसरे राष्ट्रों को भी बेच सके, जिसके माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल बने। आज जो है हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों से खरीदते हैं। टोटल हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट में से ऑलमोस्ट 85% ऑफ आर फ्यूल रिक्वायरमेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करके वहां पे कंप्लीट करते हैं। आने वाले समय में हम इस तरीके से हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल या हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन करना चाहते हैं कि हमारी तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही हो, लेकिन दूसरे राष्ट्रों को भी हम ये एक्सपोर्ट कर सके, और उसके माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम वहां पे कमा सके। तो आने वाले समय में भारत सरकार ने 5 MMT 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल या हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन करने का जो है एक तरीके से टारगेट वहां पे रखा हुआ है। दिस इज सेपरेट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हमें जो 125 गीगावाट एनर्जी निर्माण करनी है, वो छोड़ते हुए ये 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन पर एनम एनर्जी का जो है हमें उत्पादन करना है। अब अगर हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें, तो ये हाइड्रोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में इस हाइड्रोजन का जो है एज अ फ्यूल अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का अगर प्रोडक्शन करना है, और अमोनिया अलग अलग फर्टिलाइजर्स का, खाद जो होते हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सो अमोनिया के उत्पादन में इस हाइड्रोजन एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्टील, अलग अलग इंडस्ट्रियल उत्पादनों के लिए स्टील ये एक बेसिक प्रोडक्ट होता है, तो इस स्टील के उत्पादन में भी हाइड्रोजन एनर्जी का महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। अलग अलग तरह के ऑयल रिफाइनरीज में, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हाइड्रोजन का महत्वपूर्ण रोल है। तो भविष्य में इस तरह के नेशनल हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से अगर हाइड्रोजन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमारे देश में होगा, तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारा एक तरीके से आर्थिक विकास होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये हाइड्रोजन फ्यूल आने वाले समय में कर सकेगा। सो अब ये हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है, कौन से सोर्सेस से उसको जो है लिया जा सकता है? एक सोर्स जो है कोयला, क्योंकि अगर हम पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन होता है, यानी कोल में भी जो है हाइड्रोजन है। तो इस कोल में से अगर हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सके, तो वो जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से मिलने वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन। वो ब्लैक कलर में नहीं है, सिर्फ उसको नाम हम देते हैं ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, बट एज कोयले से हम इसको ले रहे हैं, सो दिस इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। दूसरा जो तरीका है नेचुरल गैसेस के माध्यम से, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इनके माध्यम से अगर हम हाइड्रोजन उसको जो है हासिल करते हैं, तो उस तरह के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, राइट? सो ग्रे हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैसेस। देन तीसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन, यानी पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड। सो उससे जो हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। सो blue hydrogen, gray hydrogen, black or brown hydrogen, these are not
एनवायरमेंट फ्रेंडली, उसमें जो है पोल्यूशन होने के चांसेस वहां पे। अब हमारा फोकस जो है, जिसके लिए आने वाले समय में हम 19,744 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं, हमारा फोकस ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण से रिलेटेड रहेगा। सो ग्रीन हाइड्रोजन हम कैसे हासिल करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द वाटर, वाटर यानी H2O। हम इस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइजर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रोड के माध्यम से अगर हम पानी का पृथक्करण कर सके तो उसमें से हाइड्रोजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन अलग निकलेगा और इस माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और अगर इस तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन हासिल करते हैं तो दिस इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। पोल्यूशन ना क्रिएट करते हुए, एनवायरमेंट की हानि ना करते हुए इस तरह का ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हम कर सकते हैं। अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो इस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण, ये जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इट इज लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। यानी अगर हम भारत की बात करें या पूरे विश्व के स्तर की बात करें तो हाइड्रोजन, ग्लोबल हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है बहुत कम पैमाने पर होता है। तो आने वाले समय में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना है कि जिसके माध्यम से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित हम कर सके। और अगर ऐसे हम करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेस का निर्माण करने में हम सक्सेसफुल वहां पे होंगे। और इसको ही पाने के लिए अगेन दो सब मिशन बनाए हैं। एक को हमने कहा है साइट, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, और दूसरे इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन का दूसरा जो कंपोनेंट है, अलग अलग तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स, यानी अलग अलग राज्यों में कहां पर इस तरह के हाइड्रोजन एनर्जी के प्लांट हम बना सकते हैं, कहां पे जो है ये हाइड्रोजन एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से एरिया को हम इस तरह के हाइड्रोजन हब, हाइड्रोजन एनर्जी हब बना सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बना सकते हैं, इसके लिए अलग अलग तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज व्हाट नेशनल हाइड्रोजन मिशन इज। और भारत सरकार उसके लिए आने वाले समय में 19,744 करोड़ रुपया वहां पे खर्च करने वाला है। सो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटना जहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हमने पढ़ा होगा यूरोपियन राष्ट्रों में अंडर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, यानी उनके पास जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो समय समय पर यूरोपियन राष्ट्र हो या मान लो जापान हो, या अभी तो जो है चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ एक बच्चे तक ही जो है, हर एक फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए, इस तरह के नियम बनाए थे। उसको अब रिवर्स किया और 2 से ज्यादा 3 बच्चे होने के लिए जो है वहां पर वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं चाइनीज पॉपुलेशन को। ये तो हम वहां पे सुनते रहते हैं, बट अब जापान में जो है एक नया वहां पे जो है उन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया है और उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है कि अगर जापान में से कोई भी फैमिली टोक्यो, जो उनका टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया, टोक्यो जो उनकी राजधानी है, कैपिटल है, अगर टोक्यो से कोई भी जापानीज फैमिली अगर वहां से निकल के रूरल एरिया में जाती है तो उस फैमिली को 10 लाख एन, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए, 10 लाख एन जो है इंसेंटिव बोल के वहां पे दिए जाएंगे। यानी एक तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा जापानीज सिटीजन्स ये टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया से निकलकर ग्रामीण भाग में जाए, इसके लिए जो है जापान प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जो है जापान दो चीजें हासिल करना चाहता है। नंबर एक, अभी पिछले कुछ सालों में जापान में वहां पे देखा है कि रूरल एरिया से निकल के ज्यादा जनता ये टोक्यो या मान लो बड़े बड़े शहरों में वहां पे जा रही है, और इसकी वजह से रूरल एरिया की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए जो पॉपुलेशन चाहिए, जो कारीगर वहां पे चाहिए, जो अलग अलग तरह के एस्पेक्ट चाहिए, उतनी पॉपुलेशन वहां पे है ही नहीं। तो ये ना हो, रूरल इकोनॉमी भी सस्टेनेबल रहे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में भी रहे, इसके लिए शहर से जो है रूरल एरिया में भेजने के लिए या रूरल एरिया में लोग स्वेच्छा से जाए, इसके लिए इस तरह का जो है पॉलिसी डिसीजन जापान ने वहां पे लिया है। दूसरे एंगल से हम देखेंगे तो ऑलरेडी टोक्यो की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लगे हैं, तो उसकी वजह से जो है अलग अलग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। सो
टोक्यो में का कंजेशन, पॉपुलेशन कंजेशन कम हो और रूरल एरिया में जो है, जो ऑलरेडी बहुत सारा पॉपुलेशन कम हुआ है, वहां पे वो बैलेंस किया जाए। इसके लिए जापान 10 लाख येन इतना जो है एक तरीके से इंसेंटिव जापानी सिटीजन्स को दे रहा है रूरल एरिया में जाने के लिए। और उसके पीछे और ये भी रीजन है कि टोक्यो जो है इट इज अ हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया। टोक्यो में जो है बार बार अर्थक्वेक आते रहते हैं और इस तरीके से अगर वहां पे कंजेशन ज्यादा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इन अर्थक्वेक की वजह से नुकसान भी ज्यादा होगा। ये ना हो, वहां का पॉपुलेशन कंजेशन कम हो, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, इसके लिए जापान इज ऑफरिंग मनी टू मूव आउट ऑफ टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया टू देयर सिटीजन्स, राइट। तो ये भी चीज जो है आपको पता होना जरूरी है। तो आज की चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज मैंने डिस्कस किए, जहां पर वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोल के डिक्लेयर किया। अग्निकुल कॉस्मोस जो भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च स्टेशन है। क्रोएशिया जो अब यूरोपियन यूनियन का फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बन गया है। एग्जैक्टली महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूट क्या है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है और किस तरीके से भविष्य में इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा सकता है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है एंड जापान का माइग्रेशन प्रॉब्लम, उससे संबंधित जापान ने अपने पॉलिसी में क्या चेंज किया है, इसकी चर्चा आज जो है हमने यहाँ पे की है। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। फिर से अलग अलग करंट अफेयर्स वाले इश्यूज लेके आपके सामने मैं बाद में फिर से आऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।